मिल अभी कहानी पर चर्चा करते हैं। कहानी में उसने कहा था, कहानी की बात हुई थी। उसने कहा था कहानी के बाद हमने कहा था पूस की रात कहानी पढ़कर आने के लिए। पूस की रात कहानी की हम जरा चर्चा करते हैं। उससे आगे की जो कथा है वह कथा जो है पे उस पूस की रात जो है पे उसकी कथा आ, बताते हैं। फिर आगे रश्मिता को ये बताया गया था। रश्मिता आगे की कथा बताई। तो पूस की रात कहानी प्रेमचंद की एक बहुत जबरदस्त कहानी है। उसमें यानी अ, उसमें ये बताया गया है कि कहानी की कला कैसी होनी चाहिए। उसमें एक दर्द छिपा है। तो इसमें कहानी कला की दृष्टि से जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, तो इसमें पूस की रात कहानी जो है ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानी है। इस कहानी का नायक मामूली किसान है। उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर खेती करके वह अपना गुजारा करता है। लेकिन खेती से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। सर्दियों में कंबल खरीद खरीद के लिए उसने मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठे किए। लेकिन वह 3 रुपए भी महाजन ले लेता है। उसकी पत्नी मुन्नी उसका विरोध करती है, किंतु वह अंत में लाचार हो जाती है। हल्कू इस कहानी का नायक है। अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जाता है जिसका नाम जबरा है। वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है। उसकी जो उसकी रात की जो ठंडी हवा है उसे वो झेलता है। पौष का महीना है, ठंडी हवा बह रही है। अलगू के पास चादर के अलावा उड़ने को कुछ नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। तब वह पास आम के बगीचे से पत्तियां इकट्ठे कर अलाव जलाता है। अलाव की आग से उसका शरीर गर्मा जाता है और उसे राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। इधर खेत में नील गायें घुस जाती हैं। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है और वह उन पर भूखता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नील गायें घुस आई हैं, लेकिन वह बैठा रहता है। नील गायें खेत चरने लगती हैं, तब भी हल्कू की कान में रेंग चूं तक नहीं रेंगती। वह अपने मन को झूठी दिलासा देते हुए सोचता है कि जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। एक बार उठता भी है तो 2-3 कदम चलता है, लेकिन ठंड के तेज झोंके के कारण वह फिर अलाव के पास बैठ जाता है। अलाव यानी जो पत्तियों का ढेर है जिसमें आग लगाकर हम तापते हैं। आखिरकार नील गायें पूरे खेत को नष्ट कर देती है। सुबह उनकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई है। वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि अब मजदूरी करके माल गुजारी को हरनी पड़ेगी। इस पर हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना न पड़ेगा। नहीं, देखिए उसकी मनस्थिति है कि जो भी हो वो रात में यहाँ नहीं आना पड़ेगा। उसकी जो व्यवस्था है, ठंड के कारण जो स्थिति है उसी को लेकर ये बातें हैं। हल्कू ने तैयार फसल को इसीलिए नहीं भगाया क्योंकि देखिए उसकी जो दशा मनोदशा उसे कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उसका जो लाभ है वो जमींदारों को मिल रहा है। जब इंसान की आर्थिक लाभ उसे नहीं मिल पाता तो धीरे धीरे उसके मन में बेगानापन का भाव उत्पन्न होने लगता है। हल्कू के मन में भी ऐसा ही भाव उत्पन्न हो गया था, इसलिए उसने जानवरों को खेत से नहीं भगाया। और उसकी ये मनस्थिति जो है मनोवैज्ञानिकता का द्योतक है, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक बार कहा था कि इधर से लाएं तो उधर भी हमें दे देना। इसीलिए उसकी पत्नी ने ये कहा था कि इससे तो मजूरी भली है कि रात दिन हम कमाएं और उसका लाभ कोई दूसरा ले। इससे अच्छा है कि हम मजदूरी करके अपना निर्वाह करें, क्योंकि महाजन को देना और महाजन
महाजन के बलबूते पर इसे आगे बढ़ाना, ये उसकी मजबूरी है। अब जो कहानी है, आगे की जो कथा है या चरित्र चित्रण हल्कू का है, जिसका भी है, रश्मिता को ये बताया गया था। तो रश्मिता से मैं आग्रह करूंगा कि वो आगे कुछ बातें हम लोगों के सामने साझा करें जो आपने पढ़ा है इस कहानी के बारे में। हेलो रश्मिता, जी सर। आपको बताया गया था पिछली रात ना? जी सर। तो इसकी जो कथा वस्तु है तो मैंने बताई, लेकिन जो पात्र हैं उनके जो चरित्र चित्रण है, इसको जरा आप बताइए। सर मैं क्या उस कहानी की चरित्र बताऊंगा? कहानी में जितने चरित्र हैं उसकी क्या संवेदना है, ये तमाम बातें जरा आपको बताया गया था, आप पढ़ कर आए और थोड़ा हम लोगों के साथ इसके संवाद की तरह बात करें। जी सर। बताइए, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैंने तो उस कहानी को पढ़ा था और उसका जो पीडीएफ है ना मुझे नहीं मिला था, तो मैं सिर्फ कहानी ही पढ़ा था बुक के। आपकी बुक में क्या है, केवल कहानियां ही हैं? जी सर, ये पूछ की रात कहानी मैंने केवल गूगल से पढ़ी थी, और जो पीडीएफ है ना मैं आप मेरे पास नहीं था ना बुक का, तो मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया इस कहानी को पढ़कर? क्योंकि ये किताब नहीं है, हाँ, ये 10वां जो पत्र प्रश्न पत्र है उसका उसकी किताब नहीं है। क्या है जरा बताइए। क्या समझ में आया कहानी को पढ़कर? सर, हम्म। कहानी में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने एक किसान के मजदूर बनने की मार्मिक वर्णना किया है। हम्म। देखिए, किसान इस प्रकार जमींदारों के शोषण और अत्याचार के चलते हाँ। मजदूर और मजदूरी करने के लिए विवश हो जाता है, और मजदूरी को अपने जीवन निर्वाह का साधन बना देता है, यही इसमें बताया गया है। जी सर। इसके आगे क्या कहानी है? सर जयशंकर हम्म, जयशंकर प्रसाद की सर वो। हेलो। आकाशदीप है। हाँ सर, आकाश जी। सर जी हाँ, सर जो आकाशदीप मुझे के मिला बारे था में। सर। हाँ, आकाशदीप के बारे में आप बताइए, आपको दिया गया था आकाशदीप। सर जैसे कि सबको पता है, आकाशदीप का मतलब जो कवि हैं या मतलब कहानीकार हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। उनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद ज्यादातर राष्ट्रीय चेतना एवं सांस्कृतिक जागरण पर कहानी लिखते हैं। जैसे कि सर पहले। हेलो। 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 हाँ, बताइए। हाँ सर, जैसे कि जयशंकर प्रसाद राष्ट्रीय चेतना एवं सांस्कृतिक पर वो ज्यादातर कहानी लिखते हैं। अभी जैसे सर कुछ समय पहले बताया कि प्रेमचंद के बारे में पूस की रात में प्रेमचंद क्या बताते हैं कि जो सामाजिक समस्याओं के बारे में वो कहानी में मतलब कहानी में वो परिभाषित करते हैं। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना एवं सांस्कृतिक जागरण को
कहानी के रूप में लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने लगभग 70 कहानियां लिखी हैं जो 5 संग्रहों में प्रकाशित है। और जो 5 संग्रहों में वो प्रकाशित है उनका नाम है, एक में आता है छाया जो 1912 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 2 नंबर में आता है प्रतिध्वनि जो 1922 में प्रकाशित हुआ। देन 3 नंबर में आता है आकाश का दीप, वो 1929 में हुआ। देन 4 नंबर पर आता है आंधी, वो 1931 में हुआ। देन 5 नंबर पर आता है इंद्रजा जो कि 1936 में हुआ। अभी जो हम कहानी पढ़ने वाला है वो आकाशदीप। आकाशदीप आकाशदीप की संग्रह से प्रकाशित हुआ है, वह प्रकाशित हुआ या आकाशदीप के संग्रह से आया है। तो ये कहानी शुरू होती है, एक कहानी का जो मूलभूत है, कैसे कर्तव्य के आगे प्रेम को, मतलब कर्तव्य का आगे कैसे प्रेम का कुछ भी मूल्य नहीं है और प्रेम को त्याग करके सर्वरूप में कर्तव्य को ही मानते हैं, उसके बारे में ही कहानी कर इधर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो चरित्र आते हैं वो एक कैदी, मतलब 2 कैदी के बारे में आते हैं, जो कि शुरू करता हूँ कहानी। ये 2 कैदी के बारे में आते हैं। एक कैदी है समुद्र लुटेरा जलदस्यु जिसका नाम है बुद्धगुप्त, और एक जो स्त्री या औरत है या लड़की है उनका नाम है चंपा। ये दोनों ही कैदी हैं। ये दोनों एक नाव में कैद हैं और उनके बीच वो, मतलब वो नाव में जब कैद हुए उनके बीच एक वार्तालाप होती है कि वो कैसे उधर से मुक्त हो के स्वदेश लौटे या दूसरे कोई जगह में जाए, या वो जो बंदी बन के रहे हैं उनके बाद वार्तालाप हो रहा है। उस बीच उनके वार्तालाप होने के बाद वो कैसे उधर से मुक्त होते हैं और कैसे एक द्वीप में जाके बस जाते हैं। उधर उन दोनों में कैसे प्रेम होता है, फिर कुछ शंका आशंका के बीच उनमें 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 ये मैं इसका सारांश बता देता हूँ, फिर आप समझ जाइए, अगर जहाँ मुझसे छूट जाएगी आप कहिए। तो ये जो कहानी आकाशदीप है उनकी विशिष्ट कहानियों में इसकी गिनती की जाती है। इस कहानी में एक असफल प्रेम कहानी को अत्यंत मार्मिक ढंग से उकेरा गया है। प्रसाद स्वयं एक आदर्शवादी कवि माने जाते हैं और उनकी यही आदर्शवादिता हमें आकाशदीप कहानी में देखने को मिलती है। तो आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदतावादी दृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है। यह नायिका प्रधान प्रेम कहानी है, यानी इस कहानी में नायिका के प्रेम को महत्व दिया गया है, बहुत अधिक प्रधानता दी गई है। इसमें समुद्र जीवन को ऐतिहासिक परिवेश में चित्रित किया गया है। जो समुद्र जीवन है उस समुद्र जीवन को इसमें ऐतिहासिक परिवेश में इसमें चित्रित किया गया है। कहानी में मानवीय प्रेम को स्पष्ट करते हुए एक आदर्श प्रेम को स्थापित किया गया है। इसमें एक मानवीय प्रेम है, उस मानवीय प्रेम को स्पष्ट किया गया है और एक आदर्श प्रेम उसकी प्रतिस्थापना की गई है। कहानी की नायिका जो है वो त्याग की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति बनकर वो हमारे सामने आती है। कहानी नाव में बंदी जनों से शुरू होती है, जहाँ कहानी की नायिका चंपा है और कुछ जलदस्यु हैं मणिभद्र द्वारा बंदी बने हुए हैं। कुछ ही देर बाद बंदी खुद को मुक्त कर लेते हैं और मुक्ति का आश्रय जलदस्यु बुद्धगुप्त को जाता है। मुक्ति के उपरांत वे एक द्वीप पर निवास करने लगते हैं, जिस द्वीप का नाम चंपाद्वीप सुझाया जाता है नायिका के नाम अनुसार। यही चंपा और बुद्धगुप्त का प्रेमालाप प्रारंभ होता है, जो गुप्त जो है जिसने सबको छुड़ाया है। बुद्धगुप्त चंपा को परिणय का प्रस्ताव रखता है। चंपा के साथ इस प्रकार परिणय हो इसका प्रस्ताव बुद्धगुप्त रखता है, परंतु चंपा
परिणय के प्रस्ताव का स्वीकार कर देती है और गुप्त को स्वदेश से लौटने को कहती है। बुद्धगुप्त जो है चंपा के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन चंपा इस शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है और कहती है कि नहीं, हमें स्वदेश लौट जाना चाहिए। चंपा गुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती है। अपने पिता की जो चंपा के जो पिता है उनका हत्यारा मानता है बुद्धगुप्त। चंपा अपने कर्तव्यों के सामने अपने प्रेम का बलिदान कर देती है और आजीवन समुद्र की रस्सियों को प्रकाश के लिए दीप प्रज्वलित करती है। ये इस कहानी का सार है। इस कहानी में जो पात्र हैं वे हैं चंपा और बुद्धगुप्त, मणिभद्र, जया। तो इस कहानी के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें कर्तव्य के सामने, जैसा कि इसके ने बताया कि कर्तव्य के सामने जो व्यक्तिगत प्रेम होता है उसे वैयक्तिक प्रेम का बलिदान कर दिया जाता है। ये जो पात्र हैं इनके बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। चंपा जो है इस कहानी की प्रमुख पात्र है, इस कहानी की नायिका है, जो जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने चंपा को बंदी बना लिया। इसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे, जिसकी मृत्यु जलदस्यु के कारण हुई थी। चंपा अपने पिता की मृत्यु की दोषी बुद्धगुप्त को मानती है, क्योंकि उसके आक्रमण से ही उसके पिता ने जल समाधि ले लिया था। यानी देखिए, चंपा को बुद्धगुप्त चाहता है, लेकिन चंपा मानती है कि उसके पिता का हत्यारा है ये बुद्धगुप्त, इसलिए उसके सामने वो उसका जो प्रेम है, उसका जो प्रणय का निवेदन है, उसे ठुकरा देती है। प्यार और घृणा का द्वंद्व चंपा के जीवन की स्थायी पीड़ा है। बुद्धगुप्त इस कहानी का नायक है। ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय भी है, वह बहादुर है और वीर पुरुष भी। इसी ने चंपा और स्वयं को मणिभद्र के चंगुल से आजाद कराया है। मुख्यतः यह जलदस्यु है जिसका काम समुद्र में आने वाली जहाजों को लूटना होता है। बाद में उसके अंदर चारित्रिक परिवर्तन आता है, वह लूटपाट छोड़कर व्यापार करने लगता है और उसका एक प्रेमी रूप कहानी में उभर कर आता है। यानी धीरे धीरे जब वह चंपा के संस्पर्श में आता है तो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है और वह क्या करता है, न दस्यु रूप को छोड़कर प्रेम रूप को स्वीकार कर लेता है। मणिभद्र कहानी का खलनायक जिसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बना लिया है। जया जो है आदिवासी युवती है, एक सहायक पात्र है जो अधिकांश समय चंपा की दासी के रूप में, उसकी सखी के रूप में रहती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है। वह अधिक नहीं बोलती। कहानी में उसका चारित्रिक विकास कम हुआ है। यानी ये गौण पात्र हैं, दो मुख्य पात्र हैं और दो गौण पात्र हैं। कहानी का खलनायक मणिभद्र भी गौण पात्र ही मानिए, इसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बना लिया था, तो जया भी गौण पात्र है। इसी प्रकार ये कहानी की कथा जो है व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त करती है और राष्ट्र प्रेम की भावना को मुखर करती है। ठीक है, आगे आगे की कथा जो है, तो आगे क्या कहानी है जरा बताइए। कोई बता। सर हार की जीत सुदर्शन जी की कहानी है सर। किसी से कहा था तो पढ़कर आकर आने के लिए कहा था ना। जी सर। तो पढ़कर जिनको कहा था वो शायद पढ़कर आई हैं। कोई लड़की को मैंने कहा था, पढ़ी है सर मुझे बोले थे। तो पढ़कर आए हैं आप।
सर पढ़ी हूँ लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगी। हाँ? नहीं पढ़ा? सर पढ़ा है? जी तो बताइए उस कहानी का सार क्या है? सर, उस कहानी में एक घोड़ा और भारती बाबा भारती के चरित्र है। बताइए और क्या है? सर मैं पढ़ा था लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगी। बस बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत किया, बहुत अच्छा। इसी प्रकार एग्जाम में क्या करो, कहोगे मैंने पढ़ा था लेकिन नहीं लिखा, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, चिंता मत। नहीं सर। फिर कैसे? हार की जीत कहानी का जो सारांश है, आप जानते हैं, हार की जीत कहानी सुदर्शन जी की प्रसिद्ध कहानी है। इस जी हाँ। कहानी में बाबा भारती के पास एक सुंदर घोड़ा था, जी जिसे हाँ। देखकर उन्हें आनंद आता था। वह उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। वह सायंकाल के समय जब तक उस पर चढ़ सवार हो 10-15 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगा लेते थे, उन्हें चैन नहीं आता था। इस इलाके के मशहूर डाकू खड़ग सिंह को जब सुल्तान की खूबियों का पता चला, तो वह एक दिन दोपहर को बाबा जी के पास पहुंचा। उसने सुल्तान की बहुत प्रशंसा की। बाबा जी ने कहा, सचमुच घोड़ा बांका है। उन्होंने अस्तबल में खड़ग सिंह को ले जाकर घोड़ा दिखाया। खड़ग सिंह घोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो उसके पास होना ही चाहिए था। उसने बाबा भारती से कहा कि ये घोड़ा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती की डर के मारे रात की नींद उड़ गई। तब वो सारी रात घोड़े की रखवाली के लिए अस्तबल ही बिताने लगे। एक दिन सायंकाल के समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ओ बाबा, इस अपाहिज की भी बात सुनते जाना। बाबा ने देखा कि एक अपाहिज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ दया की भीख मांग रहा था। बाबा जी के पूछने पर उसने कहा कि चलने में असमर्थ हूँ, मुझे रामबाला गांव में मेरे सौतेले भाई वैद्य दुर्गादत्त के घर पहुंचा दो, आपकी बड़ी कृपा हो। बाबा भारती घोड़े से उतरे, अपाहिज को घोड़े पर चढ़ाकर स्वयं लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गया। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा हुआ घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। एक अपाहिज खड़ग सिंह डाकू था। यही जो अपाहिज है, ये डाकू था जिन्होंने बाबा से कहा था कि ये घोड़ा मैं तुम्हारे पास रहने नहीं दूँ। कुछ देर बाद बाबा भारती ने चिल्लाकर उसे ठहरने को कहा। आवाज सुनकर खड़ग सिंह ने घोड़े को रोक लिया। बाबा ने उसके पास जाकर उसे विश्वास दिलाया कि वे उसे घोड़ा वापस नहीं लेंगे, लेकिन उसे यह बात माननी होगी कि वह इस घटना के बारे में किसी से नहीं कहेगा, अन्यथा किसी दीन हित पर विश्वास नहीं रहेगा। लोग सोचेंगे कि इस प्रकार पढ़े हुए व्यक्ति जो है उसको और पता नहीं करना। बाबा भारती तो चले गए, लेकिन उसके कहे उपरांत जो शब्द उन्होंने कहे वो खड़ग सिंह के कानों में गूंजते रहे। एक रात चारों तरफ सन्नाटा था। खड़ग सिंह घोड़ा लेकर बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अस्तबल का फाटक खुला था। उसने सुल्तान के वहां बंधा और फाटक बंद करके चला गया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। और सुबह जब बाबा भारती कुटिया से बाहर निकल कर स्नान करने के पश्चात अस्तबल की ओर मुड़े, तो घोड़े ने स्वामी के पांव के चाप को पहचान लिया। वो जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़कर अपने घोड़े के गले से लिपट कर रोने लगे। घोड़े को प्यार करते हुए वे कह रहे थे कि गरीबों की सहायता से अब कोई मुंह नहीं मुड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले, तो उनके आंसू भी उसी जगह पर गिर रहे थे जहां खड़ा होकर खड़ग सिंह रोया था। दोनों के आंसू उस भूमि को मिट्टी
भूमि की मिट्टी में मिल गए। देखिए ये एक आदर्शवादी कहानी है जिसमें एक चरित्र है, बाबा है जिसका नाम भारती है, घोड़ा जिसका नाम सुल्तान है, और एक दस्यु है, एक डाकू है जिसका नाम खड़ग सिंह है। तो ये जो तीनों चरित्र की कथा, इसी कथा को लेकर ये कहानी आगे बढ़ती है। कहानी की इस श्रृंखला में हम देखते हैं कि इसमें ये बताया जाता है कि इसमें ये बताया जाता है कि जो कहानी है इसमें घोड़ा जो है वो बहुत विलक्षण घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ता है, उस पर नजर डालता है कौन, न दस्यु। लेकिन ये उसे प्राप्त करने के लिए एक अपाहिज बनकर रास्ते में पड़ा रहता है, और जब वो घोड़ा जाता है तब भारती से कहता है कि मेरी मदद कर लो। लेकिन जब वो मदद करते हैं तब वो घोड़ा लेकर भाग खड़ा होता। फिर बाबा भारती घोड़े को बुलाते हैं, बुलाने पर घोड़ा ठहर जाता, और फिर बाबा भारती उस खड़ग सिंह के पास जाकर कहते हैं कि आइंदा आप ऐसा मत कीजिए, ये जो आपने जैसा किया है ये बात किसी को मत बताइए। अगर ऐसा आप कहेंगे तो लोगों का दिन दरिद्रों के ऊपर भरोसा उठ जाएगा, और इसमें जो है लोग उनका जो है उनकी सहायता नहीं करेंगे। हार की जीत कहानी में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर ये जो बात है, ये जो शब्द है किनके, बाबा जी के खड़ग सिंह को जो उन्होंने कहा था, फिर उसमें उसके बाद उनके दिल में परिवर्तन आया, हृदय परिवर्तित हुआ। तो यही है। आगे आपको अगर ये कहानी आपको समझ में आई होगी तो आप बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो भी बताइए। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कहानी समझ में आई है तो बताइए। और क्या क्या कहानी है नेक्स्ट क्लास के लिए, जरा आप पढ़कर मुझे बताइए कितनी कहानियां बची है। अनम्यूट करके कोई बताए, कोई एक रश्मिता हो, एसके हो, या संदीप जी आ गए हैं, कोई बताए। हेलो। हाँ जी सर, इकाई 8 में पाजेब है, हाँ और इकाई 9 में तीसरी कसम हाँ सॉरी, और इकाई 10 में मिस पाल, हाँ इकाई 11 में परिंदे हैं, हाँ इकाई 12 में दोपहर का भोजन, हाँ इकाई 13 में पिता है, हम्म इकाई 14 में सिक्का बदल गया, हम्म। और इकाई 15 में षड्यंत्र है सर। तो ठीक है, पाजेब की चर्चा आज कर देते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ है, पाजेब की चर्चा हो जानी चाहिए। पाजेब जयेंद्र कुमार की कहानी है। तो इसमें जयेंद्र कुमार ने पाजेब को किस प्रकार कहानी को रखा है, जरा इसकी हम चर्चा करते हैं। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान को अभिव्यक्त दी गई है, उसकी सामान्य प्रवृत्तियों और बाल सुलभ भावनाओं से सबको परिचित किया गया है। बालकों की चारित्रिक विशेषताओं को समझ सकेंगे इसे पढ़कर। मध्यम वर्ग में भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, और जीवन में इसे दिए गए विशेष महत्व को हम किस प्रकार जान सकेंगे, इसी को दर्शाया गया है।
जैनेन्द्र की कहानियों का ये पहला संग्रह सन 1929 में फांसी नाम से प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह की सभी कहानियां आम आदमी के जीवन यथार्थ को अपने में समेटती हैं। विचारों की प्रधानता के साथ साथ जैनेन्द्र तत्कालीन राजनीतिक संदर्भों को भी अभिव्यक्त करते हैं। विचारों के प्रभाव की अधिकता में कई बार जीवन की वास्तविकता के संदर्भ इस कहानियों में छूट जाते हैं। ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। एक छोटी सी बच्ची के मन में पाजेब के प्रति जो ललक उठी है वो किस प्रकार शुरू में ही कहानी इसी के साथ ही कहानी शुरू होती है। बुआ ने भी पाजेब को पाकर खुशी को मुन्नी के घर आंगन में नाचती हुई प्रकट करती है। एक छोटा सा चांदी का आभूषण सारे घर में आनंद और उल्लास भर देता है। प्रस्तुत कहानी में मनोविज्ञान का चित्रण हुआ है। पाजेब कहानी में बच्चों की वो वास्तव स्वाभाविक लालसाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं का संदेश है। जैसे मुन्नी में आभूषण के लिए स्वाभाविक लालसा, बालक प्राय खिलौने चाहते हैं और उनसे खेलना उनकी स्वाभाविक गतिविधि है। इस कहानी का बच्चा आशुतोष साइकिल की मांग करता है क्योंकि साइकिल उसके लिए खिलौने के समान ही है। बच्चों की अनेक प्रतिक्रियाएं तथा गतिविधियों के चित्रण से भी लेखक ने उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को व्यक्त किया है। बाल मनोविज्ञान से परिचित कोई लेखक ही ऐसा चित्रण कर सकता था। और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वो हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब से दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना ही मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाईसाइकिल लेंगे। ये जो मनोविज्ञान है, एक बाल मनोविज्ञान है, उसी को इसमें दर्शाया गया है। इसमें देखिए कि इसमें दो है, एक मुन्नी है जिसे पाजेब मिली है और एक बड़ा भाई है आशुतोष। जो मुन्नी को दादी ने जब पाजेब दी है तो उसे पाकर तो मुन्नी खुश है, मुन्नी प्रसन्न है, ये भी प्रसन्न है आशुतोष, और उसे इधर उधर ले जाते हैं। लेकिन बात ये होती है कि ये अंत तक अथवा ये देखने को मिलता है कि वो उनकी खुशी अधूरी रहती है जब उन्हें लगता है कि मुन्नी को अगर पाजेब मिली है तो मुझे भी बाईसाइकिल मिलना चाहिए, और इस पर वो अपना मत रखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर कोई कहानी है तो कोई कथा है जहाँ तक हमने पढ़ाया, तो इसके बारे में अगर कोई आपको डाउट है, कोई शंका है तो बताइए। है जो मैंने आज पढ़ाया आपकी समझ में नहीं है, इतना आई हो, अब बताइए, बोलिए। पाजिब के बाद और क्या कहानी है, जरा बताओ। तीसरी कसम सर। ठीक है, तीसरी कसम कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है। रेणु जी हिंदी के पहले आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें
इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं, कहानीकार हैं जी। इसमें उन्होंने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है। तो इसमें उन्होंने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है। तीसरी कसम कहानी में गांव के हीरामन गाड़ी वाले के जीवन को लक्ष्य करके एक कहानी लिखी गई है। हीरामन एक बार एक नौटंकी में काम करने वाले नृत्यांगना हीराबाई को अपनी गाड़ी में अत्यधिक दूर ले जाता है। मीराबाई गाड़ी में अकेली ही यात्रा करती है। उसका स्वरूप, उसकी भाषा, सब कुछ हीरामन को अच्छे लगते हैं। वहाँ हीराबाई की ओर आकर्षित और आसक्त हो जाता है। हीराबाई हीरामन को पसंद करने लगती है। किसी अन्य कंपनी में हीराबाई नौकरी लग जाने के कारण वह गांव छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार हीरामन की दुनिया सुनी हो जाती है। अब तीसरी कसम कहानी में वह यह कहकर कलेजा थाम लेता है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम कहानी में इस प्रकार की बातें कही गई है। हीरामन की उम्र, हीरामन प्राय 20 साल से गाड़ी हाँकता है। वह संभवतः सीमा के उस पार सुरंग राज नेपाल से तस्करी ढोता रहता है। यह कहते हुए उसके दिल में थकान हो गया है। एक सीमा के इस पार तराई में उसकी गाड़ी पकड़ गई थी। जब वह बड़ी गद्दी के बड़े मुनीम जी को कपड़े के गांठों के साथ ले जा रहा था, उस समय उसने अपने बैलों के साथ अंधेरे में भागकर अपनी जान बचाई थी। तो हीरामन के मन में हलचल होती है जब हीराबाई से उसकी बात होती है। तो ये हीराबाई के प्रति हीरामन एक विचित्र लगाव पैदा हो जाता है। वह नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति हीराबाई को देखे अथवा हीराबाई से उसको बात करते समय उसको कोई देखे। कई गाड़ी वालों को आते जाते देखकर वह टप्पर का पर्दा डाल देता। लेखक लिखता है कि हीरामन कजरी नदी के किनारे टहल जाता है। वह हीराबाई को हाथ मुंह धोने के लिए भेजता है। हीराबाई के स्वयं लौट कर आ जाने के बाद वह स्वयं नदी पार जाता है। नहा धोकर वापस गांव में दही चूड़ा ले जाता है। तब वह हीराबाई सो जाती है। तो इस प्रकार इस कहानी में जो सार्थकता है, जो अपना वह तीसरी कसम खाता है कि वह कंपनी की औरत की बहनी कभी नहीं करेगा। 2 कसमें वह एक अन्य घटना के संदर्भ में पहले ही खा चुका था। यानी लड़कियों की माल गुजरी नहीं करेगा। वो चोर बाजारी का माल कभी नहीं ला देगा तथा बांस की लदान किसी भाव नहीं करेगा, चाहे कितनी भी मजदूरी क्यों ना दे। ये जो है ये तीसरी कसम है। यानी 3 बार उन्होंने हीरामन ने कसम खाई कि एक बार ये कसम खाई कि वो काला बाजारी का माल नहीं ढोएगा। दूसरी बार बांस की लदान नहीं करेगा। तीसरी बार औरत की हवनी नहीं करेगी। इसी को आधार बनाकर ये कहानी तीसरी कसम है। ये फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत चर्चित कहानी है। कहानी में ये तमाम इन बातों को उजागर किया गया है। तो अब आज के लिए मैंने जितना पढ़ाया, अब अगर इसी में कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं।
अगर किसी को कोई शंका है आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर कहिए। सर श्री कसम रेणु जी का हाँ, दो चरित्र है, ये एक ग्रामीण गाड़ी वाला का और एक हीरामन है और एक हीराबाई है। दोनों की जो प्रेम कथा है उसी प्रेम कथा को ही इसमें उकेरा गया है। और वो जो हीरामन है वो 3 कसम खाता है। एक तो पहले चोरी की मालगुजारी नहीं करेगा, लड़कियों की तस्करी नहीं करेगा, और बांस की लादान नहीं करेगा। ये इसी कहानी का निर्यास है, इसे मानिए। ठीक है। जी सर।